डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एज का टारगेट प्लेम 2021 में। रिवीजन करेंगे हम करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज के थ्रू आने वाले प्लेम 2021 के लिए। आप ओनली आइज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आइज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो चैनल का नाम है ओनली आइज नथिंग एल्स। 2022 के अंदर जो विद्यार्थी अपीयर होने वाले हैं उनके लिए डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम है जो कि चालू होने वाला 31 मई से। एनसीईआरटीज़ के वीडियो शामिल रहेंगे, डेली एमसीक्यूज रहेंगे 10 क्वेश्चन, उसके बाद अपने फुल लेंथ टेस्ट होंगे एवरी संडे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग भी रहेगी, मोबाइल के ऐप के थ्रू भी चलेगा और कंप्यूटर या लैपटॉप से भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा। आपको जाना है dpp.onlyias.in पे, यहाँ जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और कोई इशू हो, डाउट हो तो आप फ़ोन कर सकते हो 7007931912 ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कच्छा थीवू आइलैंड इज ए डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड। ये कच्छा थीवू जो आइलैंड है डिस्प्यूटेड आइलैंड है, विवादित आइलैंड है। ये कौन से देश के बीच में लोकेटेड है? इंडिया एंड। तो ये कच्छा थीवू जो आइलैंड है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना। देखो नेपाल और चाइना के साथ तो कोई मेल ही नहीं बैठता है क्योंकि हम तो वहाँ से बॉर्डर टच करते हैं, तो आइलैंड की तो बात ही नहीं उठती है। ये कच्छा थीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे आप देखोगे रामेश्वरम है और यहाँ पे ये जो मार्क किया हुआ ये कच्छा थीवू आइलैंड है और ये डिस्प्यूटेड एरिया। इसी की वजह से श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो इंडिया की ओर आ जाते हैं, इंडिया वाले श्रीलंका की ओर चले जाते हैं और बेचारों को जेल में पकड़ लिया जाता है। बाकी एडिशनल डिटेल आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी में आप यहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका से रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला बोला है कि इट इज़ साइंड बिटवीन इंडिया एंड दी अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में इसको साइन किया गया है। दूसरा बोला गया है कि इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटी जो होंगी दोनों साइड में, वहाँ पे रिफ्यूलिंग और रेप्लेनिशमेंट हो सकेगा। हमें पूछा है कि करेक्ट कौन सा होगा। देखो बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट में ये तो बिल्कुल सही है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में है, लेकिन ये रेप्लेनिशमेंट और रिफ्यूलिंग वाली बात गलत है क्योंकि ये लॉजिस्टिक लेमुआ के अंदर आता है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो मेमोरेंडम है उसके अंदर आता है, बेका के अंदर नहीं आता है। ये रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? मान लो कि यूएसए की कोई शिप है, कोई जहाज है, वो इंडिया के साइड से जा रहा है और वहाँ पे उन्हें राशन चाहिए, तेल चाहिए या बाकी अदर फैसिलिटी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं और वो रिफ्यूलिंग वगैरह करा सकते हैं। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट क्यों है कि बेका एग्रीमेंट से कोई डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटी पे रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। इसके थ्रू क्या होगा कि हम नेविगेशन, क्योंकि यूएसए के पास अपना जीपीएस है, इंडिया के पास अपना कोई जीपीएस तो है नहीं, हम लोग नाविक बना रहे हैं बट वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया है। तो अमेरिका क्या करेगा, हमें नेविगेशन में फैसिलिटी करेगा और बाकी जो भी इससे रिलेटेड है, कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह प्रोवाइड कराने, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करानी है, ये सब जो है हमें प्रोवाइड कराएगा। तो बेसिक यही है कि वो कम्युनिकेशन टाइप का है, कुछ हमें डिटेल दे देगा, बाकी ये रिफ्यूलिंग और ये सब नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में देखते हैं, RIDF स्कीम के बारे में दिए हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें बोला है कि इस स्कीम का एम है लोन प्रोवाइड कराना फार्मर्स और MSME को, ऐसे फार्मर और ऐसे MSME जो कि रूरल एरिया के अंदर ड्यूरेबल एसेट बनाना चाहते हैं। ड्यूरेबल एसेट्स क्या होती है? मान लो कि कोई आपने बिल्डिंग बना दी, आपने कोई रोड बना दिया, इस तरीके से। दूसरा बोला है कि इस फंड को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम आसान भाषा में नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड इसको मेंटेन करता है। देखो RIDF जो फंड है इसके थ्रू किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं दिया जाता है। इस फंड के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको लोन दिया जा सकता है, पंचायत वगैरह है उनको लोन दिया जा सकता है। वो लोन से क्या करेंगे, अपने जो रूरल एरिया है वहाँ पे ड्यूरेबल एसेट्स जो है वो बनाएंगे। तो डायरेक्ट किसानों को लोन नहीं दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है
इस फंड को नाबार्ड मेंटेन करता है, तो हमें करेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें लोन वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। देख ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, ना कि ग्रांट इन एड। लोन और ग्रांट इन एड में फ़र्क होता है। ग्रांट इन एड हमें वापस नहीं देनी पड़ती, वो एक तरीके से दान होता है। लोन हमें वापस देना पड़ता है, वो भी ब्याज समेत, इंटरेस्ट समेत। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1995 और 96 के अंदर इस फंड को एस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हम एसेट्स बना सकते हैं, सोशल सेक्टर से रिलेटेड एसेट्स बना सकते हैं। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम EBP प्रोग्राम के बारे में दिया है। पहला इसमें बोला है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो एथेनॉल की प्राइस फिक्स करेंगे कि भाई हमें किसान को कितना पैसा देना है एथेनॉल के लिए। तो एथेनॉल पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखो एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम क्या होता है कि मान लो अपना जो डीजल है और अपना जो पेट्रोल है उसके अंदर हम थोड़ा एथेनॉल बना सकते हैं, बायोफ्यूल सॉरी एथेनॉल जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं, बायोफ्यूल जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। पेट्रोल के लिए हमने टारगेट रखा है 10% का, कि 10% जो एथेनॉल जो है फिक्स डाल देंगे हमारे पेट्रोल के अंदर, मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो पहला अपना स्टेटमेंट देखो ये बिल्कुल गलत है कि किसान से एथेनॉल खरीदना है, उसकी प्राइस कितनी होगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये डिसाइड नहीं करेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक अपनी IOCL हो गई, बाकी BPCL है, ये सब इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो डिसाइड करती है कि कौन से बायोफ्यूल के लिए कितने पैसे देने हैं। तो पहला अपना गलत हो गया। दूसरा भी देखो अपना गलत है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर हो रहा है, क्योंकि ऐसा पूरे देश के अंदर प्रोग्राम चलेगा ना। ये एथेनॉल अगर ब्लेंड करना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर अपने को करना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बैठती है, ये डिसाइड करती है। और दूसरा भी देखो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और मेट्रो सिटीज़ के अंदर होगा, पूरे भारत के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेबल है। तो बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख सकते हो कि हमने डिसाइड किया है कि 10% एथेनॉल हम मिक्स करेंगे पेट्रोल के अंदर। तो ऐसा मत समझ लेना कि कोई कि भाई मिलावट कर रहे हैं, कोई ख़राब चीज़ दे रहे हैं, ख़राब चीज़ नहीं मिल रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में दिया है। पहला इसमें बोला है कि ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंडर ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा बोला है कि इसको आज़ादी के पहले बना दिया गया था, एस्टेब्लिश कर दिया गया था। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DPIIT के अंदर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। ठीक है, दूसरा देखो गलत है, क्योंकि रीज़न ये है कि इसको 1958 के अंदर जो है वो बनाया गया है। तो अपना कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? अपना सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1958 के अंदर ये बनती है, DPIIT के अंदर बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। और इसका काम ये है कि भाई देश के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे ज़्यादा हो, चाहे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी हो या बाकी जो अदर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है या और भी अदर सेक्टर, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक टोक्यो में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एशियान प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसमें मेंबर कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और अपनी ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ये जो एशियान प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है APO, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख सकते हो। ठीक है, कल अपना जो क्वेश्चन था कि भाई नॉर्म का क्या फ़ायदा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। सीमा यादव, प्रीति मिश्रा, आरती मेहरा, अनामिका शुक्ला, श्रद्धा मेश्राम, दीपिका कलाल, SS ग्यासुर रहमान, अविनाश सिंह ने, शिल्पा ने, छाया यादव ने, MGIS ने, और उसके बाद UPSC टॉपर ने अनिल कुमार ने, और आवेद सिद्दीकी, अमृत ने, रजनी शर्मा ने, सचिन क्षीर सागर ने, अशरफ अली सप्पा, सिम्पी ठाकुर, विजय कुमार गुप्ता, समैया रहमान, निदा हसन, सूरज शर्मा, मृत्युंजय, देवेंद्र शुक्ला और गगन हिरेमठ ने। ठीक है,
तो ये है। और कुछ विद्यार्थियों ने बोला है कि हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है तो आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी फॉर दैट। ये कोशिश ज़रूर की जाएगी कि कभी भी इस तरीके की गलतियाँ ना हो। बट कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ता था स्कूल के अंदर, इवन क्लास 12 तक, तो जो मैंने कई एग्ज़ाम दिए उनमें हमें ये बोला जाता था कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कहीं भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हमें ये देखना होगा कि भाई इंग्लिश को ही हम ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। बट स्टिल आई विल ट्राई कि हिंदी में भी सही हो। आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आज आपको बताना है कि अपनी जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और आप अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर शेयर करिएगा, कितने सही कितने गलत। और इन सब वीडियोज़ को आप अपने साथी बंधुओं के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली